तो नेपाल की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है। बात हो रही है 2026 के चुनावों की। क्या ये चुनाव एक नए युग की शुरुआत करेंगे? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि देश का सियासी मंजर कैसे एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। तो सवाल सीधा सा है। क्या जनता पुरानी जानी पहचानी पार्टियों पर ही भरोसा करेगी या फिर कोई नई ताकत आएगी और पूरा गेम ही बदल देगी? पता है, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है। ये तो एक तरह से परंपरा और बदलाव के बीच की एक जबरदस्त टक्कर है। चलिए, इसे समझने के लिए एक नज़र डालते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले सत्ता का गणित, फिर देखेंगे कि मैदान में मुख्य खिलाड़ी कौन है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन हो सकते हैं, और फिर बात करेंगे कि क्या सच में बदलाव की कोई लहर है, और हाँ, आखिर में देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो सवाल उठता है, ये चुनाव इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? देखिए, सीधी सी बात है, वोटर्स की एक पूरी नई पीढ़ी है जो अब बदलाव चाहती है, और इसी वजह से नई पार्टियां पुरानी बड़ी पार्टियों को सीधी टक्कर दे रही हैं। तो ये चुनाव एक तरह से टेस्ट है कि क्या ये नई एनर्जी, ये नया जोश असली पॉलिटिकल पावर में बदल पाएगा या नहीं। ठीक है, तो खिलाड़ियों और उनकी चालों को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम खेल के नियम समझ लें। और राजनीति में आप जानते हैं, सारा खेल नंबरों का ही तो होता है। सत्ता का रास्ता वहीं से होकर जाता है। और ये जो सियासी जंग है ना, इसका मैदान है नेपाल की संसद, जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। सारी पार्टियां यहीं पर अपनी पकड़ बनाने के लिए जोर लगा रही हैं। तो इस संसद में कुल सीटें हैं 275। अब ये सीटें दो तरह से भरी जाती हैं। कुछ तो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं और बाकी पार्टीज को जितने वोट मिले उस हिसाब से। मतलब हर एक सीट के लिए मुकाबला जबरदस्त होता है। और ये है वो मैजिक नंबर 138। बस यही है बहुमत का आंकड़ा। जिस भी पार्टी या गठबंधन ने इस नंबर को पा लिया, समझ लीजिए सरकार उसकी। सारी दौड़, सारी मेहनत बस इसी एक मंजिल के लिए है। तो फिर इस 138 सीटों की रेस में हैं कौन कौन? चलिए अब जरा मैदान के बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। यहां पर तस्वीर काफी साफ हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो हैं राजनीति के पुराने मंझे हुए खिलाड़ी, जैसे नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल और माओवादी केंद्र। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया चैलेंजर, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो पूरा सीन बदलने के लिए तैयार बैठा है। और आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में यही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ही है, खासकर युवाओं में। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से लोग पुरानी राजनीति से थक चुके हैं, निराश हैं, और ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है, तो लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो पार्टियों के बीच ये जो खींचतान चल रही है ना, इससे पीएम पद के लिए दो मेन सिनेरियो बनते दिख रहे हैं। चलिए इन दोनों रास्तों को थोड़ा समझते हैं कि सत्ता तक कौन कैसे पहुंच सकता है। तो सिनेरियो नंबर 1, अगर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को एक तरफा जीत मिल जाती है तो उनके जो पॉपुलर लीडर हैं बालेन शाह, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो, जो कि ज्यादातर होता आया है, वो है पुरानी पार्टियों का गठबंधन, मतलब कोएलिशन सरकार। और तब पीएम की कुर्सी पर केपी शर्मा ओली या पुष्पकमल दहल प्रचंड जैसे पुराने नेता बैठ सकते हैं। लेकिन ये तो हो गई गणित की बातें। इन सब के पीछे एक और भी बड़ा सवाल है। क्या नेपाल में सचमुच एक असली बदलाव की लहर चल रही है? ऐसी लहर जो पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम को जड़ से हिला दे? देखिए, ये चुनाव सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं रह गया है। ये अब पीढ़ियों की, जनरेशंस की लड़ाई बन गया है। जो युवा वोटर हैं वो अब नए चेहरों की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, और ये बात पुरानी लीडरशिप के लिए एक सीधी चुनौती है। तो जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है? अब आगे किन चीजों पर नजर रखनी होगी? सच कहूं तो फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। असली तस्वीर तो वोटों की गिनती के बाद ही सामने आएगी, और उसके बाद शुरू होगा असली सियासी खेल, गठबंधन की जोड़-तोड़। तभी तय होगा कि सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ लगती है। और आखिर में हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। नेपाल का भविष्य कौन तय करेगा? क्या देश एक नई पीढ़ी के नेताओं पर दांव लगाएगा, या फिर पुराना सिस्टम ही चलता रहेगा? जानते हैं, इसका जवाब सिर्फ नेपाल का ही नहीं, बल्कि शायद इस पूरे क्षेत्र में डेमोक्रेसी के भविष्य का भी रास्ता तय कर सकता है।